एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस में जो एनसीईआरटी की फैक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस वाले सेक्शन में आपके एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे बनता है और मैं ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का पूरा एनसीईआरटी कवर कराऊँगी। आपको एक एक वीडियो ऑल्टरनेट डे पे दिया जाएगा। उस ऑल्टरनेट डे वाले वीडियो में आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आज हम ये देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो है अभी तक का जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं उनसे किस तरीके का क्वेश्चन बना है। जैसे आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली हाथी और आपके खिजड़ी वृक्ष पर है, तो हम ये देखेंगे हाथियों से और आपके खिजड़ी वृक्ष पर किस तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में आया हुआ है और इसमें सबसे पहला जो आपका ऑप्शन ए है वो ये है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन सी है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। और ऑप्शन डी है आपके पास, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और साथ ही साथ आपसे आपका 2013 में भी हाथियों के झुंड से लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है आज के लिए एनसीईआरटी का कवर वो है खिजड़ी वृक्ष के बारे में। तो देखिए, खिजड़ी वृक्ष के बारे में आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। आपको ऑप्शन 1 दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 2 है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन 3 है आपके पास, यह छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ऑप्शन 4 है आपसे कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो कथन है इनके बारे में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा आपके जो कथन है वो सही है। एक से ज़्यादा कथन भी आपके सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला मुझे आप लोगों को आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे परिचित कराना था। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जब आप इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में वो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर आपकी पढ़ने में रुचि उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता दिए हैं। हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन फैक्ट्स को जानते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी है, ये आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी है। चूँकि मैंने क्लास 4 की एनसीईआरटी से फैक्ट्स कवर कराना शुरू किए हैं और उसके बाद हम क्लास 3 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इस क्लास 4 की एनसीईआरटी में आपको देखिए ये खिजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ आपके जो हाथी हैं इनके बारे में जो आपका नंदू हाथी चैप्टर है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हाथियों के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहला आपको फैक्ट ये याद रखना है कि एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 केजी तक आपके जो है इनसे ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या याद रखना है आपको? 100 केजी से ज़्यादा आपके पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 केजी आपको याद रखना है कि एक जो हमारा बड़ा हाथी का मतलब समझ रहे हैं ना, वयस्क हाथी की बात की जा रही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में आपका 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते खा लेता है। एटलीस्ट मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम आपका कितना है, 100 केजी है। 100 केजी तक तो वो खा ही लेता है ना। नेक्स्ट है आपका कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे 2013 में 2014 में जो क्वेश्चन आया है उसमें ये फैक्ट दिया गया था कि हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। हाथी क्या करते हैं? बहुत कम आराम करते हैं और यह दिन में केवल आपका 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हाथी जो होते हैं उनको कीचड़ में खेलना बड़ा पसंद होता है और वहाँ से उनको ठंडक भी मिलती है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और हाथी के जो कान हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे ही रहते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके हाथी होते हैं उनके झुंड में आपकी हथनियाँ रहती हैं और कौन रहता है? बच्चे रहते हैं, हाथी नहीं रहते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वही पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब इनके लिए इनका जो नेता है, इस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही इनका नेता होगी। रियल लाइफ में हम मानव भी इसी तरीके का ही करते हैं कि हमारे झुंड में जो लोग होते हैं उनमें वयस्क जो होता है उसको हम या फिर जो एक्सपीरियंस जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको हम अपने झुंड का नेता बना लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हथनियाँ और बच्चे ही इस झुंड में रहते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और एक झुंड में आपके 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको याद रखना है कि कितने आपकी हथनियाँ रहती हैं और आपके बच्चे आपके जो हैं बेसिकली इसमें रहते हैं। तो 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और इसमें बच्चे रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाथी जो हैं आपके 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। अब यहाँ से जो फैक्ट आपको दिया गया है ये आपके हाथी के बारे में दिया गया है। हाथी के बारे में ये बोला गया कि जो हाथी हैं आपके झुंड में केवल और केवल कब तक रहते हैं, आपके 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इस झुंड को छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक झुंड में हमारे कितने हाथी रहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक झुंड में हमारे बेसिकली 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और हाथी जो हैं वो आपका कब आपका छोड़ देते हैं, 12 से 14 साल की जो हो जाते हैं, तो 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। उसके बाद हाथी अपना जो है अलग हो जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कितनी पत्तियाँ खाते हैं, 100 kg के लगभग आपकी पत्तियाँ खाते हैं। सोते कितना है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इनको आराम जो है कम ही पसंद होता है, याद रखिएगा। हाथी आपका बेसिकली एक स्तनधारी जंतु है और इसके 3 महीने का जो बच्चा है इसका भार आपका लगभग 2 क्विंटल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग कि एक जो हाथी होता है उस 3 महीने का जो हाथी होता है उसका जो वजन है वो आपका कितना होता है, उसका वजन आपका 2 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल आपका 100 kg के बराबर होता है। 2 क्विंटल का मतलब है लगभग 200 kg इसका वजन होता है। तो 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपको याद रखना है कि 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपका 200 kg के लगभग होता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग इस बात को कि 3 महीने का जो हाथी है, इस 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपका लगभग 2 क्विंटल होता है। इतनी चीज़ें आपको याद हुई। सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक हाथी एक दिन में आपका 100 kg तक पत्ते खा सकता है और इससे अधिक भी खा सकता है। दूसरा आपने फैक्ट यहाँ पर क्या देखा कि हाथी को सोना पसंद, उतना ज़्यादा आराम नहीं पसंद होता है, ये लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। हथनियाँ कितनी रहती हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और 12 से 14 साल में आपके जो हाथी हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। सबसे लास्ट फैक्ट आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो लगभग आपके 2 क्विंटल यानी कि 200 kg के समथिंग होता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। नेक्स्ट हमारा होता है खिचड़ी के बारे में। खिचड़ी के बारे में भी आपसे पूछा गया है, तो आइए खिचड़ी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं खिचड़ी की, तो ये आपका बेसिकली रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पर, रेगिस्तानी इलाकों में आपका खिचड़ी पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़िंदा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से आपका जो है बेसिकली दवा बनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ इस तरीके से फैक्ट्स दिए जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा आपका या कौन से कथन आपकी खिचड़ी के बारे में सत्य हैं। तो याद रखिएगा कि इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो लकड़ी होती है खिचड़ी की, इसमें कीड़ा नहीं लगता। क्या, कीड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा आप लोग। और इस पेड़ की फलियां और पत्ते दोनों ही काम आते हैं। फलियां जो होती हैं उनसे आप सब्जी बना सकते हैं, पत्तियां आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। यानी कि खिचड़ी जो वृक्ष है इसके बारे में आप जितना कम कहें उतना ज़्यादा, ये मतलब इसकी जो बड़ाई करें वो उतना कम है। क्यों, क्योंकि इसकी फलियां भी यूज़ हो रही और इसके पत्ते भी यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ ये रेगिस्तानी इलाकों में अगर जिंदा है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पर अगर ये पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए इसकी फलियां जो है सब्जी बनाने में और इसकी पत्ती जो है जानवरों के लिए काम आती हैं और इसकी छाया में आपके जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि आपका जो खिचड़ी वृक्ष है इसकी छाया में बच्चे खेल भी सकते हैं। तो आपने क्या क्या जाना, आपने जाना कि जो खिचड़ी वृक्ष है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके लिए अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से हम दवा भी बना सकते हैं, इसके पत्ते भी काम आते हैं और इसकी जो आपकी बेसिकली जो फलियां हैं वो भी काम आती हैं। फलियां आप लोग जान रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने
जो आप लोग बीन्स खाते हैं उसी तरीके से होता है, फलियां भी होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके काम आते हैं और इसकी छाया में आपके बच्चे खेल भी सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पर चलना है, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि जो मैम पढ़ा रही हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, वो देखिए आप, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ए है आपका कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करता है। बताइए आप कौन सा सही है। आप कहेंगे कि मैम बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक नहीं, ये आपके 100 क्विंटल आपका जो है पत्तियां खाता है, तो ये आपका सत्य नहीं है। दूसरा होता है आपका कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, बिल्कुल भी नहीं। हाथी को आराम कम ही पसंद होता है, वो आपका लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम पसंद करता है। हाथी को तो आराम कम ही पसंद है ना, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन ए ही सत्य है कि आपके 3 महीने के जो हाथी हैं इनका भार आपका लगभग कितना 2 क्विंटल के करीब होता है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, एग्ज़ाम को निपटने का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, और वो पावर होती है पावर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब होता है यहाँ पर कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, रिजेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करना, एलिमिनेट करना आता है, देन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको आती हों, तब यहाँ पर आपका ये जो आपके अंदर जो बेसिकली होता है ना कि डिसीजन लेने का एक जो बेसिकली होता है तरीका, वो यहाँ पर आपका काम आता है कि आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आपको सारी फैक्ट नहीं आते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को सही करेंगे। सारी चीज़ें तो सभी को नहीं आती हैं ना, तो आपको रिजेक्ट करने की पावर आनी चाहिए, और वो आप कर सकते हैं आराम से प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाथियों के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में आप जो है यहाँ पर बोला गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सत्य कथन को आप चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और आपके 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ रहते हैं और 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो रहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके जो हथनियाँ हैं और बच्चे हैं वही रहते हैं बस, और इसमें आपको याद रखना है कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है आपकी पूरी झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है ये कथन। ऑप्शन डी देखिए, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये देखा कि एक झुंड में आपके कितने आपके जो है टोटल हथनियाँ और कितने बच्चे होते हैं, आपने देखा 10 से 12 हथनियाँ और आपके बच्चे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी भी गलत है, यानी कि यहाँ पर आपका ए और सी ये कथन सत्य हैं, बाकी के आपके कथन जो हैं वो आपके गलत थे। ठीक, तो आपने ये भी समझ लिया। अब हम यहाँ पर जो खेजड़ी के बारे में चर्चा की गई है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखिए, खेजड़ी के बारे में बोला गया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। एक है आपसे जो मतलब कथन एक है वो बोला गया है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा आपको दिया गया है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी तक तो देखिए 1 और 2 बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। 3 दिया गया है आपको कथन 3 की, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है ये वाली बात भी। जो आपको कथन 4 दिया गया उसको पढ़िए, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य है, ये आपकी खिचड़ी के बारे में सत्य नहीं है। कन्फ्यूजन यहीं पर होती है स्टूडेंट को, एक तो रेगिस्तानी ओक में और एक होता है आपका बेसिकली खिचड़ी में कन्फ्यूजन। बट आपको याद रखना है कि खिचड़ी और रेगिस्तानी ओक में बहुत अंतर है। आपको मैं आने वाले टाइम में रेगिस्तानी ओक के बारे में बताऊंगी। ये जो लास्ट फैक्ट था आपका कि इसमें आपके तने जो होते हैं उनमें जल एकत्र होता है और आपके जो लोग हैं पतले पाइप से इसके जल को पी सकते हैं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य था, ये खिचड़ी के बारे में सत्य नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी तरीके का आपका एनसीईआरटी कवर होगा। थैंक यू सो मच। का फूल या फिर आपसे चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा कि जो लीची के फूल होते हैं, लीची के फूल आपके मधुमक्खियां जो होती हैं इनको लुभाने का काम करते हैं। ठीक,
अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है आपके मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे बेस्ट आपका समय माना जाता है वो आपका अक्टूबर से आपका दिसंबर तक माना जाता है। इन केस अगर आपको मधुमक्खी पालन शुरू करना है तब आपको जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है इसी में करना होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन का सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है वो यही माना जाता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम में। अगला देखिए, जो लीची के फूल हैं ये फरवरी में खिलते हैं। किस मंथ में लीची के फूल खिलते हैं? तो फरवरी में आपके लीची के फूल खिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका छत्ता होता है, आप सभी लोगों ने छत्ता देखा है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरीके से आपका छत्ता होता है। अगर आप लोगों का संपर्क गांव से रहा होगा तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर तो काफ़ी धुरंधर लोग भी होते हैं इनको तोड़ने के लिए, मधुमक्खी को जो छत्ता होता है उसको निकालने के लिए, है ना। तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आपकी 3 तरीके की मक्खियाँ होती हैं। सबसे पहली तो होती है आपकी रानी मक्खी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये चीज़। सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी रानी मक्खी। कौन सी होती है? रानी मक्खी। पहली मक्खी आपको याद रखना है कौन सी? रानी मक्खी। दूसरी मक्खी यहाँ पर होती है आपकी कौन सी? आपकी जो है बेसिकली इनको क्या कहेंगे हम, रानी मक्खी के अलावा यहाँ पर होती है आपकी देखिए, एक होती है आपकी रानी मक्खी, दूसरी होती है आपकी यहाँ पर काम करने वाली मक्खी। कौन सी? काम करने वाली मक्खी, काम करने वाली मक्खी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक जो आपकी मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है, दूसरी होती है यहाँ पर कार्य करने वाली मक्खी। कार्य करने वाली मक्खी, अगर ये कार्य करने वाली मक्खी ना होना तो ये ना तो छाता बन पाएगा ना ही कुछ हो पाएगा। तो ये आपकी कार्य करने वाली मक्खी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर 2 तरीके की मक्खी देख ली, तीसरा होता है यहाँ पर नर मक्खी। अब इन तीनों मक्खियों के कार्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा रानी मक्खी, नाम से ही स्पष्ट है रानी मक्खी यानी कि ये कुछ ना कुछ स्पेशल सा काम करेगी। जैसे ये रानी मक्खी जो है ये अंडे देने का काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये आपके हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, मतलब जो एक छत्ता होता है तो उसमें एक मक्खी होती है जो होती है रानी मक्खी, और यही मक्खी आपके अंडे देने का काम करती है, ठीक। नेक्स्ट होता है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। ये जो नर मक्खी होती हैं, ये नर मक्खी ये बेसिकली आपके छत्ते के लिए कोई विशेष काम नहीं करती। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि हमारी रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना, नर मक्खी कोई विशेष कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट होता है आपका कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली आपकी मक्खियाँ होती हैं। एक छत्ता होता है तो उस छत्ता में क्या क्या होता है? एक तो होती है आपकी रानी मक्खी जो कि अंडे देगी, और आपकी नर मक्खी भी होती है जिनका कोई विशेष काम नहीं होता है, और होती हैं आपकी काम करने वाली मक्खियाँ जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हैं। अब आप एक देखिएगा कि ये जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं ये आगे क्या क्या करती हैं। देखिए यहाँ पर ये दिन भर आपका काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। शहद के लिए फूलों का रस तो ढूंढना पड़ेगा ना, कौन सा रस? आपके लीची के फूल। तो बेसिकली आपके फूलों के आपके रस हैं इनको ढूंढने का काम आपका कौन करती हैं? ये जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं, यही कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन सा रोल प्ले करती हैं? ये आपके बेसिकली आपके जो फूल हैं इनका रस आपका ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो उसको बाकी की मक्खियों को कैसे पता चलेगा कि आपकी मक्खी जो है इसको रस मिल गया है? तो ये मक्खी एक अलग तरीके का नाच करती है। जब ये अलग तरीके का डांस करती है तो बाकी की मक्खियों को पता चल जाता है कि रस मिल गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो उस केस में बाकी की मक्खियों को कैसे पता चलेगा कि रस मिल चुका है? तो उसके लिए जो आपकी मक्खी है एक स्पेशल तरीके का डांस करती है, उससे पता चलता है कि हाँ रस मिल चुका है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नाच करती है यहाँ पर देखिए, तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है
चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। वे रस से शहद बनाती हैं। कौन बनाती हैं? ये जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं वो रस से शहद बनाने का काम करती हैं। याद रखेंगे आप लोग कि आपका बेसिकली जो कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं यही आपके रस को ढूंढने का, फूलों से रस के ढूंढने का काम करती हैं और इसी रस से शहद बनाने का काम भी आपकी कार्य करने वाली मक्खियाँ होती हैं। आप सोच रहे हैं कि रानी मक्खी ने सिर्फ अंडे दिए, नर मक्खी कुछ काम नहीं करना, हम तो फ्री हैं। कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं, इन्होंने ही सारा काम किया है। आगे देखिए यहाँ पर छत्ता बनाने का काम तथा बच्चे पालने का काम इन्हीं का होता है। यानी कि जो छत्ता बनाया जा रहा है इस छत्ते को बनाने का काम, और जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अंडे हैं तो भाई बच्चे पैदा होंगे ना, तो जब बच्चे होते हैं उन बच्चों को पालने का काम भी आपका किसका होता है? कार्य करने वाली मक्खियों का ही होता है ना। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे है कि ये ना हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद बने। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कार्य करने वाली मक्खियाँ ना हो तो ना तो रस ढूंढ पाए, और रस ही ना मिलेगा तो फिर कैसे आपका शहद बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो याद रखिएगा। अगला है आपका नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती है ना। इस चीज़ को भी याद रखना है कि जो नर मक्खी है कोई खास कार्य नहीं करती। अब आपसे सीटेट के एग्जाम में ये बोला जाता है कि मधुमक्खी पालन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और यही चीज़ें आपको दी जाती हैं। एग्जैक्ट आपको यही पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, इवन एक लाइन आपका यहाँ पर रिपीट करके दी जाती, कुछ भी नहीं बदला रहता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा डिट्टो वैसे ही आपकी चींटियाँ होती हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे आपकी मधुमक्खियों के बारे में आपने पढ़ा है कि जैसे आपकी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, ऐसे ही आपकी चींटी हुई। चींटी के अलावा आपका ततैया हुआ, चींटी हुआ, ततैया हुआ, ये भी आपके क्या करते हैं? ये भी आपके मिलजुल कर रहते हैं। चींटियों में भी एक रानी आपकी चींटी होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, चींटियों में भी आपकी एक रानी चींटी होती है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। एक होती है सिपाही चींटी। सिपाही चींटी क्या करती है? सिपाही चींटी जो होता है, आपका जो बिल होता है उसमें बेसिकली आपका जो है कंट्रोल करने का, मतलब ये नियंत्रण का काम करती है आपकी सिपाही चींटी। तीसरी होती है आपकी कार्य करने वाली चींटी, और आप सभी को पता है कि कार्य करने वाली चींटी ही विशेष कार्य करने का काम करेगी, ठीक है। कार्य करने वाली चींटी, तो इसका काम क्या होगा? आप सभी को पता है, खाना ढूंढना, यही सब करना है ना। तो आपको याद रखना है कि चींटी और ततैया भी ये आपके बेसिकली मिलजुल कर ही रहते हैं। जिस तरीके से आपकी मधुमक्खियों में होता है विशेष कार्य, उसी तरीके से आपकी बेसिकली चींटी और ततैया में भी होता है। चींटियों में भी एक रानी चींटी होती है और एक सिपाही चींटी होती है और एक होती कार्य करने वाली चींटी। यानी कि 3 तरीके की चींटियाँ होती हैं, जिनमें से सबसे पहला आपने देखा रानी चींटी। रानी चींटी अंडे देने का काम करेगी। बाकी का आपका सिपाही चींटी क्या करेगी? सिपाही चींटी जो होती है आपके बिल को आपके बेसिकली उस पर निगरानी करने का काम करेगी। और तीसरा होता है आपका कार्य करने वाली चींटी, जो कि आपके बाकी के सारे काम करती, खाना इकट्ठा करने का काम, बाकी सारे काम जो है आपकी जो कार्य करने वाली चींटी है वही करेगी। अब आप देखिए कि सीटेट के एग्ज़ाम में इतनी कम चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इनसे ही आपका क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। जैसे कि आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए आपसे है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये बिल्कुल सच है, आपने अभी अभी देखा। दूसरा है आपसे कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है आपका। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये तो आपका गलत है। अगला है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपने देखा कि ए और बी आपका सत्य है, बाकी सी और डी आपके गलत हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये आपने देखा कि जो पहला फैक्ट लिखा हुआ था उस पर कैसा आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका बेसिकली जो मधुमक्खी पालन है, इससे किस तरीके का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको मधुमक्खी पालन शुरू करना है तो कौन सा मंथ आपके लिए बेस्ट होगा। अभी आपको बताया था, तो आपने देखा था कि अगर मधुमक्खी पालन शुरू करना है तो हमारे लिए जो बेस्ट समय होगा वो अक्टूबर टू दिसंबर होगा कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए।
कथन एक आपके सामने है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है आपका जो दूसरा जो आपका कथन है वो ये है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, लीची के फूल आपके मधुमक्खियों को लुभाते हैं। आपका तीसरा कथन है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये आपका सच है, बिकॉज आपके मधुमक्खी पाल लें और उनके द्वारा उत्पादित शहद जो आपकी होती है, हनी जिसे आप कहते हैं, उसका भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए आपके बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सच है। आप कथन 4 देखिए, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। देखिए, मधुमक्खियों को अगर आपको रखना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको देना होगा जिससे वो अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए चीनी का एक मीठा घोल तैयार किया जाता है और उसके लिए आपको चीनी खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका कथन 4 भी सत्य है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली जो मैंने नहीं बताई थी, वो ये कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल तैयार किया जाता है चीनी से। किससे? चीनी का घोल तैयार किया जाता है। आपसे कुछ यहाँ पर अगर और कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि इस चीज़ का घोल तैयार किया जाता है, यहाँ पर किसी और चीज़ का घोल, याद रखिएगा कि चीनी का घोल आपका किस चीज़ का, चीनी जो आपकी होती है, चीनी जो कि बहुत खतरनाक है, इसी चीनी का घोल जो है बेसिकली तैयार किया जाता है इन मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए। याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपने देखा कि कथन 2, कथन 3 एंड कथन 4 आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आपको जो है क्वेश्चन दिखे हैं अभी तक, इसके बेसिकली जो मधुमक्खी पालन से और जो पहला फैक्ट लिखा होता है इससे आए हुए थे। बाकी के हम आगे जो क्लास 4 की एनसीईआरटी में बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, ताकि एक मैं कंबाइंड वीडियो भी दे सकूँ आप लोगों को, जिससे आप एक अच्छा सा रिवीजन भी कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो आज हम यहाँ पर जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वो कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में एंड आपका एक जो घर है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपके अभी तक जो इन टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बने हुए हैं आप उनको देख लीजिए। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन को दिखाने का पर्पज़ ये होता है, आप जब क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके माइंड में रहता है कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो क्लियर नहीं होता है कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। तो देखिए बिल्कुल आपका एक एक पॉइंट जो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे आप कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं उनको देखिए। कर्णनम मल्लेश्वरी जी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। याद रखिएगा क्या है, ये वेट लिफ्टर है। आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि कर्णनम मल्लेश्वरी जी क्या है, आपका इनका जो है बेसिकली किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा कि ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। आपके ये किस स्टेट की हैं, तो याद रखिएगा कि जो कर्णनम मल्लेश्वरी जी हैं ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। मैप में ढूंढ कर देखिएगा कि आंध्र प्रदेश आपको कहाँ पर दिखता है। आप लोगों को एटलीस्ट इंडिया का मैप पता होना चाहिए। आपको याद रखना है कि इनके जो फादर हैं ये आपके जो हैं आपके पुलिस में हवलदार हैं। याद रखिएगा। और जब ये 12 साल की थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब ये 12 साल की थी, कितने वर्ष की थी? जब ये आपकी 12 साल की थी तब ये आपका जो है वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये आपका कितने ईयर की थी जब वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी? आंसर आपका होना चाहिए 12 साल की उम्र में। अभी तक आपने देखा कि कर्णनम मल्लेश्वरी आपकी एक वेट लिफ्टर है एंड आपने देखा कि आंध्र प्रदेश की हैं, और जब 12 साल की थी तब ये वजन उठाने का काम करने लगी थी। इनके फादर एक हवलदार थे। अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर से चीज़ें बैठेंगी, बस ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अब ये जो है एक बार में 130 kg का वजन जो है उठा लेती हैं, ये आपको याद रखना है। एंड सन 2000 में इन्होंने जो है आपका एक रिकॉर्ड भी बनाया था, उस रिकॉर्ड को भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपका 130 kg से अधिक का ही था। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कर्णनम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। इसको भी आपको याद रखना है कि इन्होंने भारत के बाहर कितने आपके मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है नंबर, यहाँ पर 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो आपका जो है वेट उठाने का जो है काम करती हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में याद रखिएगा कि आपकी एक बहुत पुरानी सी चित्रकला है, और बेसिकली आपको याद रखना है कि मधुबनी चित्रकला जो है इसका जो संबंध है किस स्टेट से है।
तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध जो है बिहार राज्य से है। किसका है? बिहार राज्य से है, याद रखिएगा। बिहार में मधुबनी का नाम जो है आपका एक जिला है, मधुबनी नाम का एक जिला है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा। याद रखिएगा कि इस चित्रकला का जो नाम है मधुबनी इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में आपका एक जिला है जो कि आपका मधुबनी नाम का जिला है, और त्योहारों पर या फिर जब कोई खुशी का मौका होता है तो यहाँ पर आपका जो है ये बनाई जाती है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि चावल का जो पीसा हुआ घोल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से, कि चावल के पीसे हुए घोल में रंग मिलाकर आपके बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है आपका मधुबनी पेंटिंग में, इसमें आपके चावल का एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में आपका जो है बेसिकली क्या डाला जाता है, रंग आपका जो है डाला जाता है, याद रखिएगा। और उस रंग को मिलाया जाता है, देन ही आपकी पेंटिंग की जाती है। अब ये रंग जो हैं, ये रंग भी आपके खास तरीके के होते हैं। ये आप लोग कुछ इस तरीके से मत समझिएगा, मार्केट से खरीदें, बिल्कुल भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कलर कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, एंड चांसेस भी हैं। तो याद रखिएगा, इन्हें बनाने के लिए जो कलर हैं, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और आपके फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, नील का, किसका? नील का, हल्दी का, एंड आपके जो फूल और पेड़ हैं इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है, वैसे तो आप लोगों को दिख ही रही होगी मधुबनी पेंटिंग, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग में हम किस चीज़ का चित्र बनाते हैं, इंसानों का बनाते हैं या फिर जानवरों का बनाते हैं या फूल पत्ती बनाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है इसमें इंसान की, जानवर की, पेड़ और आपके जो फूल है, पंछी, मछलियाँ और आपके कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं, मेरे साथ बोलिए। इंसान बनाए जाते हैं, देखिए इंसान भी बनाए जाते हैं, जानवर भी बनाए जाते हैं, फूल और पेड़ भी बनाए जाते हैं। और क्या बनाया जाता है, और आगे देखिए यहाँ पर पंछी और मछलियाँ बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ आपके कई जीव जंतु भी यहाँ पर आपका बताया गया है कि ये आपके इसमें बनाए जाते हैं इसी पेंटिंग में। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारा आता है कैसे कैसे बदलते घर। ये बेसिकली एक आपका चैप्टर जिसमें एक लड़का होता है, वो अपने माता पिता को ऑब्जर्व करता है कि वो घर किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उस घर में जो बताए गए हैं, उसमें जो बताया गया है वो पूछे गए हैं एक बार सीटेट के एग्जाम में। तो एक बार नहीं, आई एम सो सॉरी, सीटेट में एक बार पूछे गए हैं और आपके वही रिपीटेड क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि घर बनाने में ज़मीन पर लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर मिलाकर किया जाता है। अब देखिए घर जब बनाया गया उस बच्चे के यहाँ, तो उसकी मदर ने क्या किया, जो मिट्टी थी उस मिट्टी में गोबर को मिक्स किया। गोबर को मिक्स करने के बाद उन्होंने जो है लिपाई की। यहाँ पर इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे तो वो अगर गांव से उनका संबंध है तो उन सभी को पता होगा कि गांव में लिपाई पुताई का काम किस स्तर पर होता है, और वो एक बहुत अच्छा लगता है लिपाई पुताई जब होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लिपाई पुताई के लिए जो बच्चा था उसकी माँ ने मिट्टी में गोबर को मिक्स किया है। मिट्टी को गोबर में मिक्स करके इन्होंने लिपाई की है। इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। इसको करने का जो काम है बेसिकली यही हुआ। देखिए अभी तो टाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, मार्बल आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा जो घर है वो मिट्टी का होता था, और मिट्टी के घरों में ऐसा होता है कि कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता था ज़मीन पर। मैं ज़मीन की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करते थे कि लिपाई पुताई का काम किया जाता था। वो उसका एक फिक्स मतलब टाइम भी होता था कि इतने टाइम में वो लिपाई पुताई करनी ही करनी है ताकि कीड़ा ना लगे। अगर वो लिपाई पुताई नहीं होती थी तो छोटे छोटे से कीड़े उसमें लग जाते थे मिट्टी में। तो बेसिकली लिपाई जो की जाती थी वो इसीलिए की जाती थी ताकि कीड़ा ना लगे। अभी भी मेरे घर में होती है, जैसे मैं गांव से, मेरा तो पूरा वहीं से हुआ है पढ़ाई लिखाई सारा। तो जब गांव में थी तो वहाँ पर सारा जो लिपाई पुताई होती थी वो उसका पर्पज़ ही यही था ताकि कीड़ा ना लगे आपका। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पर कीड़ा ना लगे। ठीक, ज़मीन की बात की जा रही है तो याद रखना है आपको। अब बेसिकली आपने यहाँ पर ये समझा कि लिपाई करने से ये होता है, लिपाई करने से कीड़ा नहीं लगता। किससे? गोबर से। गोबर में मिट्टी मिक्स करके। छत कैसे बनाई गई उसके घर में, उस बच्चे के घर में? तो उसके फादर ने क्या किया था, लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया। क्या किया? लकड़ी के बहुत सारे फट्टे जोड़े, उन फट्टों को जोड़कर एक फ्रेम उन्होंने तैयार किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी चारों दीवार पर, आपका जो घर है उसकी चारों दीवारों पर पहले उस फ्रेम को टिका दिया। आप सपोज करिए कि एक आपका घर बन रहा है जिसमें 4 दीवारें। अब कोई भी अगर आप फ्रेम लेते हैं तो उस चारों आपकी जो बेसिकली दीवार है, ऊपर की, मैं सबसे ऊपर की बात करूँ, उन पर उन्होंने टिका दिया, बिकॉज वो छत बना रहे हैं। तो छत पर उन्होंने उस फ्रेम को आपका जो है टिका दिया। अब लकड़ी पर दीमक ना लगे। देखिए
लकड़ी पर दीमक बहुत जल्दी लगता है। अगर लकड़ी को दीमक से बचाना है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप क्या करें कि इस फ्रेम को नीम या फिर कीकर की जो लकड़ी होती है, नीम या कीकर की लकड़ी में बेसिकली कीड़ा नहीं लगता। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कीकर के बारे में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कीकर की लकड़ी है इसमें बेसिकली आपका कीड़ा नहीं लगता। कीकर की लकड़ी और नीम की लकड़ी की यही विशेषता है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो कीकर और नीम की लकड़ी को छत पर आपका जो है बिछाने का काम किया गया। किस पर? इसी फ्रेम के ऊपर। इस फ्रेम पर नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछाएंगी। इसके बाद इसकी माँ ने क्या किया कि जो पुरानी बोरियाँ थी इनको बिछा दिया और मिट्टी से लीप दिया, तो एक जो छत है वो तैयार हो गई। अब हमारी बारी आती है कि ये जो मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर कवर किए हैं, इनसे क्वेश्चन कैसा बना है। सबसे पहले हम कर्णनम मल्लेश्वरी के जो आपका मैंने आपको फैक्ट्स कवर कराए हैं उनके क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सेकंड आप मुझे दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, तो मैं उसी में से आपको देखकर बताती हूँ। अभी आप देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कर्णनम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका कि यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर, ये आपकी एक वेट लिफ्टर है। आप सभी को पता है कि पहला कथन बिल्कुल सच है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है आपका कि यह कर्नाटका की हैं। आप सभी को पता है कि कर्नाटका की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। कथन 2 गलत है। कथन 3 है कि उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए, ये सच है, लेकिन वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती थी, ये गलत है। यहाँ पर मैंने बताया 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं, ये मैंने बताया। मैंने एक लाइन और जोड़ी थी, आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने सन 2000 में, ध्यान रखिएगा ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सन 2000 में, कब? सन 2000 में इन्होंने ग्रीष्मकाल जो ओलंपिक है, इस ग्रीष्मकाल ओलंपिक में 240 किलोग्राम का आपका जो है वजन उठाने का काम किया था। तो इस फैक्ट का यहाँ पर खंडन हो जाता है जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर याद रखना है कि सन 2000 में जो ग्रीष्मकाल ओलंपिक थे, इस ग्रीष्मकाल के ओलंपिक में इन्होंने 240 किलोग्राम का जो वजन है ये उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने का, इन्होंने जो है आपका पहली भारतीय महिला बनने का जो रिकॉर्ड है वो आपका बनाया था, ठीक। तो आपको याद रखना है कि आपका तीसरा पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये 240 किलोग्राम का वजन ऑलरेडी सन 2000 में उठा चुकी हैं। एंड आप कथन 4 देखिए कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी यह वजन उठाने का काम करने लगी थी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो आप सभी ने देखा कि कथन 1 और कथन 4 सही है, बाकी के कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन कवर कराने वाली हूँ आपके मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। याद रखिएगा कि मिथिला जो लोक चित्रकला है इसी को आप मधुबनी चित्रकला के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। अब आपको बोर्ड पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन को। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन कथन 1 है आपके पास, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बिल्कुल सच है। दूसरा कथन है आपके पास, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि आपके बेसिकली क्या है दिखाए जाते हैं, तो ये कथन भी आपका सच है ना। तो आपने देखा कि ए और बी सच हैं अभी तक। सी पढ़िए, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान के नाम पर पड़ा, ये भी आपका बिल्कुल सच है। मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जिला है, नहीं मधुबनी बिहार का है, आप सभी ने पढ़ा है अभी। तो आप लोगों ने देखा कि मधुबनी से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब हमारी बारी आती है कि जो आपके मैंने घर से रिलेटेड एक जो फैक्ट बताया है उससे कैसे क्वेश्चन बने हैं। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2015 में भी आया हुआ है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, इवन आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। 11वां क्वेश्चन देखिए आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है,
क्यों लिपा जाता है? ऑप्शन ए है कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी है खुरदरा बनाकर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, मतलब नेचुरल जो कलर है वो देने के लिए। आप सभी को पता है कि लिपाई पुताई करने का काम इसलिए किया जाता है दीवारों पर एंड फर्श पर ताकि कीड़े ना लगें। तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे बने हुए हैं, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपका जो मैंने फैक्ट लिखा हुआ था, एक एक फैक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। का एनसीईआरटी में चैप्टर है चू चू करके आई चिड़िया। तो इसमें आपका बताया गया है कि अगर आपका जो कोई पक्षी है वो किस तरीके से अपने घोंसले का निर्माण करता है, उसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो हम इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि जो आपका हैबिटेट चैप्टर था जो मैंने थीम के अंतर्गत आपको पढ़ाया है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आपके जो पक्षियों के आवास हैं उनके बारे में, बट मैंने वहाँ पर उतना अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर आपको उतना ही पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर अब आपको सारा पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक एक फैक्ट आपका दिया गया है और आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलचिड़ी की। कलचिड़ी जिसको आप इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि हम कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। ओके, कलचिड़ी के बारे में बात करें तो कलचिड़ी जो है घास से बना आपका जो है इसका घोंसला होता है बेसिकली, और इसके ऊपर पौधों की जो नाजुक टहनियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं, और आपकी जो नाजुक सी जड़ें होती हैं वो होती हैं, ऊन के कुछ टुकड़े होते हैं, बाल होता है, और जो रुई जो कॉटन होती है ये बिछा होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कलचिड़ी के बारे में कि उसके घोंसले में क्या क्या आपका प्रयोग किया जाता है, तो कलचिड़ी का जो घोंसला है बेसिकली घास का बना हुआ घोंसला होता है, और उसके ऊपर ऊन के कुछ टुकड़े भी आपको मिलेंगे, बाल के कुछ टुकड़े भी मिलेंगे, आपको रुई भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पौधों की जो नाजुक टहनियाँ हैं वो भी मिलेंगी, और आपको क्या मिल सकता है, और आपको नाजुक जड़ें भी मिलती हैं। याद रखिएगा इस बात को कि आपके कलचिड़ी का जो घोंसला होता है वो किस तरीके का होता है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आपका इसका जो घोंसला है वो इस तरीके का होता है कि इसके जो बच्चे हैं उनको आराम वाला बिस्तर मिल सके। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कलचिड़ी है इसके घोंसले में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इसका जो बिस्तर होना चाहिए वो इतना आरामदायक होना चाहिए, इसके बच्चों को आरामदायक लगना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोआ। अगर मैं कोए की बात करूं तो जहां पर आपने देखा कि कलचिड़ी इस तरीके का घोंसला बनाती है कि उसके बच्चों को आराम लगे, है ना, आरामदायक आपका जो है इसका बिस्तर होना चाहिए, वहीं कुएं का जो घोंसला है उसके घोंसले में आपको लोहे के तार मिलेंगे और साथ ही साथ लकड़ी की शाखाएं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके घोंसले में आपको लोहे के तार भी मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि लोहे के तार जो हैं आपको बेसिकली किसके घोंसले में मिलते हैं, ये आपको कोया का जो घोंसला है इसमें मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट होता है आपका कोयल। कोयल के बारे में मैंने बताया था, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाता है। तो कोई भी पक्षी अपना जो घोंसला है वो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाता है। जैसे वो उसके अंडे दे देता है तो वो अपना जो घोंसला है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसका इतना ही इस्तेमाल होता है। कोई भी पक्षी अपने घोंसले का निर्माण इसीलिए करता है ताकि वो अंडे दे सके। तो उनके घोंसले का पर्पज़ ही इतना होता है अंडे देने के लिए, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर कोयल देखिए पक्षी है, तो अब जाहिर सी बात है कि कोई पक्षी है तो उसको अंडे देना है, लेकिन अब वो कोयल बोलती है कि मैं जो है अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। घोंसला आपको बनाना नहीं है, अंडे आपको देना है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर ऐसे में कोयल जो है बहुत चालू होती है, और कोयल क्या करती है कि कोए के घोंसले में ही अपने अंडे दे देती है। अब कोयल क्या करती है, अंडे भी दे दिया, और इसके बाद जो है सारा जो उसके अंडों को देखने का जो काम करता है वो बेसिकली कोआ ही करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। एक क्वेश्चन सीटेट में आपका 2 बार पूछा गया है इसी तरीके का, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नीड का निर्माण नहीं करता, या फिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है। सो आपको याद रखना है कि एक ऐसा पक्षी जो है वो कोयल है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता। इसके अंडों की देखभाल कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है कि ये इसके जो बेसिकली अंडे हैं इसकी देखभाल करने का जो काम होता है वो कोया का ही होता है। ठीक है, यह कोया के घोंसले में अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी घोंसलों की देखभाल करता है। ठीक है, याद रखिए। सेने का मतलब है सेता है, यानी कि उसकी देखभाल करता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा कोआ। अब अगर मैं कोआ की बात करूं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोआ जो है आपकी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए मैंने कोआ लिखा है, फिर यहाँ पर भी मैंने इसको 2 बार से लिख दिया है। तो इस चीज़ को आपको एक ही जगह कंबाइन कर लेना है, एक चीज़ इसको आपको इधर ही कंबाइन कर लेना है। ये 2 बार आपका धोखे से लिखा गया होगा, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा होता है फाख्ता पक्षी। अब यहाँ पर फाख्ता पक्षी की अगर मैं बात करूँ तो फाख्ता जो पक्षी है इसके बारे में इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि ये कैक्टस के कांटों के बीच में और आपका जो है मेहंदी के मेड़ जो है इसके बीच में अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बेसिकली कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो कैक्टस के कांटों के बीच में अपने घोंसला बनाने का काम आपके फाख्ता पक्षी का होता है। किसका होता है? फाख्ता पक्षी का होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो इतने तरीके जो क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको हैबिटेट जो चैप्टर है जिसमें मैंने आप लोगों को पक्षियों के आवाज़ कवर कराए थे, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ सारे क्वेश्चन। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने देख लिया है तो उनको क्वेश्चन अगर कवर करने हैं तो वो इस वीडियो को देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गौरैया। अब मैं अगर गौरैया की बात करूं तो ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होगी, घर के बाहर भी देखी होगी। और गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो बेसिकली अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है। जैसे अगर मैं बात करूं अलमारी के पीछे, या फिर आपका जो आईना होता है, आईने के आपके जो है पीछे बना लेती है, घर की दीवार के आले में ये अपना जो है घोंसला बना लेती है। तो याद रखिएगा कि आपका जो गौरैया है ये आपका घोंसला कहाँ पर बना सकती है। कबूतर की मैं बात करूँ तो कबूतर को आप सभी को पता है कि कबूतर को बेसिकली शांति पसंद होती है। अब अगर उसको शांति चाहिए है तो वो शोर शराबे वाले स्थान में अपना घोंसला नहीं बनाएगा। तो वो ऐसे में क्या करता है कि पुराने जो आपके खंडहर हैं, चूँकि पुराने जो खंडहर होते हैं वहाँ पर आपका आना जाना कम होता है, शोर शराबा कम होता है, तो जो आपके कबूतर हैं ये आपके खंडहर वाले स्थानों में ही अपना जो है घोंसला बनाते हैं। पुराने मकान में कहूँ या फिर खंडहर वाले जो स्थान है इनमें अपना घोंसला बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वसंत कौरी। वसंत कौरी को समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। और अगर आप लाइक कर देंगे तो फिर मुझे उससे ये होता है कि हाँ, मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आप सभी के लिए दे सकूं। नेक्स्ट होता है हमारा बसंत गौरी। अगर मैं बसंत गौरी की बात करूं तो ये गर्मियों के मौसम में टुक टुक करती है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा बसंत गौरी को, टुक टुक करती रहती है। और ये जो है आपकी बसंत गौरी, ये पेड़ में एक गहरा छेद करती है और उस गहरे छेद को करने के बाद आपका जो है वहाँ पर अपना अंडे रखने का काम करती है। नेक्स्ट होता है हमारा दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया होती है जिसमें एक भगवान ने एक ऐसी कला दी है जो मानव को दी है। जैसे मानव सिलाई कर सकता है, ये एक ऐसी पक्षी है जो सिलाई कर सकती है। और ये बेसिकली सिलती है आपके पत्तों को, फिर पत्तों को सिलने के बाद बीच में स्पेस बनता है, तो उस स्पेस में अपने जो है अंडे देने का काम करती है। तो आप लोगों को यहाँ पर दर्जन चिड़िया के बारे में याद रखना है कि दर्जन चिड़िया आपका जो है अपने अंडे को देने के लिए पत्तों को सिलकर पत्तों के बीच में जो स्थान है वहाँ पर अपने अंडे रखती है। नेक्स्ट होता है हमारा शकरखोड़ा। अगर मैं शकरखोड़ा की बात करूं तो ये पेड़ आपका जो है पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला जो है इसका निर्माण करती है। अब आप लोगों को यहाँ पर लटकता हुआ घोंसला आप लोगों को बताया हुआ है मैंने पिछले लेक्चर में कि कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो लटकता घोंसला का निर्माण करते हैं, देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। ये जो है आपका शकरखोड़ा, इसका जो घोंसला होता है इसमें आपका जो है आपके घोंसले में बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते भी आपको मिलेंगे और कपड़े के चीथड़े। कपड़े के चीथड़े का मतलब होता है जो कपड़े के छोटे छोटे से आपकी धज्जियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं। और इसके जो घोंसला है इसमें आपको मकड़ी के जाले भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मकड़ी के जाले आपके किसके घोंसले में मिलते हैं, तो याद रखिएगा मकड़ी के जाले, कपड़े के चीथड़े, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं शकरखोड़ा के घोंसले में। तो ये आपके कुछ पक्षी थे जिनके घोंसले आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोगों को वो वाला जो वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है वहाँ से जाके आज के इस लेक्चर के क्वेश्चंस भी कवर करना है, क्योंकि उस लेक्चर को मैंने कुछ ही दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले ही कवर कराया है। तो दोबारा से इस यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मेरे पास जो टाइम है उसको मैं आपके
जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने में करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आप जो हैं अच्छे से उस वीडियो को भी देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पर फैक्ट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिहू त्यौहार के बारे में, उसके बाद हम पोचमपल्ली के बारे में देखेंगे। देन हम यहाँ पर कुछ जो आपकी खास चीज़ें हैं, जिस तरीके से पोचमपल्ली में आपकी सारी जो है वो फेमस है, उसी तरीके से अन्य जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे। उसके बाद एक आपका चैप्टर है दूर देश की बात, जिसमें आबू धाबी के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको देखेंगे। और आपकी जो फौजी वहीदा है इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इनको हम वन बाय वन करके। सबसे पहले अगर मैं बिहू की बात करूं तो बिहू का जो त्यौहार है ये बेसिकली आपके असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली आपका असम में मनाए जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो आपके चावल की फसल जो होती है इसकी कटाई होने के बाद आपका मनाया जाता है। ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि बिहू त्यौहार जो है असम आपके राज्य का त्यौहार है और ये बेसिकली आपके चावल की जो फसल होती है उसकी जब कटाई हो जाती है उसके दिन आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। इसके बाद आता है आपका कि माघ बिहू आपका 14 और आपका 15 जनवरी, जो कि आपके असमिया कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को आपका जो है माघ बिहू पड़ता है। ठीक है, तो आपके 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि इस डेट को हमारे भारत में मैं अगर बात करूं तो उत्तरी भारत में आपका जो है आप सभी को पता है संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले दिन को आपका जो है इसमें अरुका कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिहू त्यौहार है, इस बिहू त्यौहार में जो पहला दिन है इस पहले दिन को अरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरुका कहा जाता है, याद रखिएगा। इस दिन आपका जो है अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं। याद रखिएगा कि इस दिन आपका अस्थाई छप्पर बनाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, पहला जो दिन होता है आपके बिहू त्यौहार में उसको क्या कहा जाता है? अरुका कहा जाता है। और इसी दिन आपके जो है छप्पर बनाए जाते हैं, अस्थाई यानी कि टेम्प्रोरी छप्पर बनाए जाते हैं, उसी को शेड कहा गया है। ये बनाए जाते हैं जिसे आपका भेला घर कहते हैं। अब ये जो अस्थाई घर बनाया गया है यहाँ पर, इसको भेला घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेला घर। एक मिनट दीजिए, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो दिन है इसको हम अरुका कहते हैं, वहीं पर आपका जो अस्थाई जो घर होता है इसको भेला घर कहते हैं। जो अस्थाई छप्पर छाया जाता है उसको भेला घर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस दिन आपका सामाजिक भोज जो है इसका आयोजन किया जाता है। सामाजिक भोज का मतलब आप सभी ने गांव में देखा होगा कि पंगत होती है, उसी तरीके से एक आपका जो है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो वो आपका एक सामाजिक भोज होता है। ठीक, अब यहाँ पर बोरा आपको याद रखना है कि बोरा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि बोरा क्या है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक बेसिकली किस्म है। ठीक है, जो पकाने के बाद कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। कुछ चावल आप लोगों ने देखे होंगे, आपने कि खाए भी होंगे कि जो पकाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। पानी वाला उनमें कम डालो फिर भी वो गीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपके असम में एक आपका बेसिकली चावल है जो आपका बोरा कहलाता है। और ये चावल जो है एक ऐसा चावल है जो कि आपका जो है आपका बनाने के बाद, इसको पकाने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह आपका जो त्यौहार है ये चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। तो ये त्यौहार आपका जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चावल की जो फसल है इसकी कटने पर ही मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली एक आपका कस्बा है जो कि आपके तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। और यहाँ पर बेसिकली क्या आपकी साड़ी फेमस है। आपने पोचमपल्ली साड़ी सुना होगा, ये आपकी फेमस है। कहाँ पर? आपकी बेसिकली तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर आपके परिवार जो हैं वो बुनकर हैं। कैसे हैं? बुनकर हैं। इसीलिए जो है इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से आपका जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुछ खास चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। जैसे आपका कुल्लू का शॉल फेमस होता है। आपका बिहार की मधुबनी पेंटिंग आपकी फेमस है। कुल्लू की शॉल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, और असम की सिल्क आपकी फेमस है। और कश्मीर की कढ़ाई याद रखेंगे आप लोग, कश्मीर की कढ़ाई आपकी फेमस है, असम की सिल्क फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग और कुल्लू की शॉल। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करूँ, कुल्लू की शॉल आपकी फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग एंड आपका असम की सिल्क और आपकी कश्मीर की कढ़ाई।
अब दूर देश की आपकी जो बात है, इसमें एक बच्चा जो है अपने जो है रिलेटिव के यहाँ जाता है अबू धाबी में, तो इसमें बेसिकली आपके कुछ टर्म यूज़ किए गए थे। एक तो था आपका चिटप्पन, क्या था चिटप्पन, और दूसरा था कजुम्मा, क्या था कजुम्मा। मलयालम में आपका जो है देखा जाए तो चिटप्पम जो है पिता का छोटा भाई होता है। ये आपको याद रखना होगा कि एनसीईआरटी में बताया गया है आपके मलयालम में चिटप्पम जो है पिता का छोटा भाई होता है, और कजुम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि आपकी चाची जो कहलाती हैं, जिनको आप कहते हैं, ये कजुम्मा कहलाती हैं। तो याद रखेंगे, अब आप अपने चाचा को चिटप्पम कहिएगा और अपनी चाची को क्या कहिएगा, कजुम्मा कहिएगा। कह पाएंगे आप लोग? कह के देखिएगा एक बार, चाचा को लगेगा गालियाँ दे रहे हैं, चाची को तो थप्पड़ ही पड़ जाएगा चाची से तो, ठीक। अब अबू धाबी की स्थानीय भाषा आपकी अरबी है और मुद्रा आपकी दिरहम है। ये एक बार सीटेट में पूछा गया है, याद रखिएगा कि अबू धाबी जो है यहाँ का आपका बेसिकली मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा दिरहम है और स्थानीय भाषा आपकी अरबी है, ठीक। अब एक आपका जो लास्ट चैप्टर है आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी में, जिसमें आपका फौजी वहीदा के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा कि ये बेसिकली आपकी कहाँ की थी, तो ये आपके जम्मू कश्मीर की थी। ये भारतीय नौसेना में आपकी डॉक्टर है, क्या है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली जो गिनी चुनी आपकी महिलाएँ होती हैं, उनमें से एक हैं आपकी फौजी वाहिदा। याद रखिएगा, वाहिदा जो है आपके थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गाँव से हैं, जो कि आपके कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है राजौरी। याद रखेंगे कि फौजी वहीदा कहाँ की हैं, तो फौजी वहीदा आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आपकी हैं, ठीक है, राजौरी ज़िले की थी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी परेड होती है उसमें कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। कितने? 36 निर्देश जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा कि परेड में 36 जो है आपके निर्देश दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, चित्रकला और उससे संबंधित आपके जो है स्टेट, वो आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कलमकारी, तो कलमकारी आपका कहाँ पर फेमस है? कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश में फेमस है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पिथौरा की अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में है। बार्ली महाराष्ट्र में है। मधुबनी आप सभी को पता है बिहार में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कलमकारी जो एक चित्रकला है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में फेमस है। पिथौरा आपके मध्य प्रदेश की है। बार्ली का संबंध महाराष्ट्र से, मधुबनी का जो संबंध है वो बिहार से है। तो इतनी चीज़ें जो आज के लेक्चर में मैंने बताई हैं वो आप लोगों को याद रखना है। बाकी मैं आपके जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने क्लास 4 की एनसीईआरटी के करवाए हैं, उन सभी को मैं कंबाइन करके एक वीडियो दे दूँगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो आज बेसिकली हम 3 फैक्ट्स यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम जानवरों के दांतों के बारे में फैक्ट्स देखेंगे, और हम देखेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में, और गिजुभाई बदेखा जी के बारे में हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ जानवरों के दांत में, तो जानवरों के दांत में आपको गाय के बारे में याद रखना है कि जो गाय है, इसके जो आगे के दांत होते हैं वो बेसिकली आपके छोटे होते हैं, और इसका यूज़ जो है वो पत्तों को बेसिकली काटने के लिए होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि गाय जो है, इसके आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि गाय के आगे के जो दांत हैं वो छोटे होते हैं, और ये बेसिकली आपके पत्तों को काटने के लिए काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है कि गाय जो है पत्तों को काटने के लिए आगे के दांत जो कि छोटे होते हैं उनका यूज़ करती है, वहीं इसके जो पीछे के दांत है वो चपटे होते हैं और आपके कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इनका यूज़ बेसिकली वो आपके घास को चबाने के लिए करती है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा बिल्ली के बारे में। तो बिल्ली के बारे में आपको याद रखना है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। आप लोगों ने बिल्ली के दांत शायद ही कभी ऑब्जर्व किए हों, बट बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बेसिकली आपके नुकीले होते हैं, और ये बेसिकली मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगर किसी भी जानवर के दांत नुकीले हैं तो उसका बेसिकली यूज़ यही होता है, आपका जो चीरे फाड़ने का काम होता है उसके लिए होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिल्ली जो है मांस खाती है, तो आपकी जो बिल्ली है ये आपके मांस फाड़ने और काटने के लिए ही आपके जो दांत, इसके जो दांत हैं नुकीले दांत, उनका यूज़ करती है। सांप के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो सांप के दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सांप जो है बेसिकली जो आपका चीज़ें हैं खाता है उसको चीरने फाड़ने के काम ही आता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सांप के केस में ये उल्टा हो जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने दांत जो है बेसिकली शिकार को चबाकर नहीं खाता। आप सभी को पता है कि कभी भी जो आपका सांप है वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है,
वो बेसिकली आपका निगल कर खाता है। निगलना आप इन द सेंस समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ अगर उसने खाई तो तुरंत आपकी निगल ली, उसको चबाना मतलब चबाता नहीं है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि दांत जो है वो अपने शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको निगलता है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। गिलहरी के दांत आपके हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो गिलहरी होती है, क्यूट सी होती है, आप सब लोगों ने देखी होगी। तो गिलहरी जो होती है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो दांत से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गिलहरी जो है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब जब हमेशा बढ़ते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उसी के लिए जो गिलहरी है ये अपने दांत को काटने और कुतरने के कारण इसके दांत जो है घिसते रहते हैं। तो जितना आपका दांत होना चाहिए उतना आपका इनका होता रहता है, घिसता रहता है। ओके, नेक्स्ट है चूहा। तो चूहा अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए क्या करता है, वस्तुओं को काटने और कुतरने वाली जो हरकत करता है वो इसीलिए करता है ताकि इसके दांत जो हैं वो बड़े ना हो पाए, मतलब लंबे ना हो पाए। तो अधिक लंबे ना हो इसके लिए ही वो अपना चीज़ों को कुतरता और काटता है, और हम चूहे को हमेशा डांटते रहते हैं कि इसने ये कुतर दिया, उसने वो कुतर दिया। एक बार की बात है, हालांकि थोड़ा सा फ़नी होगा ये, जब मैं प्रयागराज में आई थी तो अपने घर से ही मैं सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ललितपुर की हूँ, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, मतलब अच्छी इन द सेंस सस्ती मिलती हैं और क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैं अपने ललितपुर से कपड़े लेकर आई थी, बिल्कुल नए कपड़े थे, और मैंने उसको बैग में रख दिया। और उसके बाद जब मैंने अगली बार वो कपड़े पहने, न्यू कपड़े 2-4 दिन बाद मैंने पहने, तो वो कपड़े मैंने पहन लिए और उसके बाद मैं बाहर भी हो आई और मैं घर आके देखी तो मैंने देखा कि पहले एक छेद मुझे मिला, फिर मैंने देखा कि मेरे कपड़े में कहीं पर भी जगह नहीं थी पीछे की तरफ, मतलब इतना ज़्यादा उस चूहे ने कुतर लिया था। तो मैंने भी खूब सारा सुनाया था, सभी लोग सुनाते हैं, वो मैंने भी किया था। अब यहाँ पर हम रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये रेगिस्तानी ओक बनता है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक को बेसिकली खेजड़ी के साथ मिक्स करके आपको यहाँ पर कथन दिए जाते हैं। सो खेजड़ी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने कंट्रास्ट करके बताया भी था कि वहाँ पर आपका रेगिस्तानी ओक जो है क्या है। थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट किया था कि किस तरीके से फैक्ट यहाँ पर मिक्स करके दिए जाते हैं। तो खिजड़ी और रेगिस्तानी ओक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक जो है बेसिकली आपका, ये आप लोग इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि हर जगह पाया जाता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, याद रखिएगा, ये भारत में नहीं होता। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को कि आपका रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसमें पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पाया कहाँ जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें पत्ते जो होते हैं बेसिकली कम ही होते हैं। ओके, अब इसकी जड़ों से संबंधित फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि आप इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं, इतनी लंबाई तक वो अपने आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी जड़ें बहुत ही लंबाई, मतलब 30 पेड़ अगर आप ज़मीन पर ऐसे लाइन से लिटा दें, समझिएगा इस चीज़ को, मैंने ये कहा है इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई इतनी होती है, इसकी जड़ों की लंबाई, कि अगर आप 30 पेड़ लिटा दें लंबाई में, जैसे एक पेड़, दूसरा पेड़, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस तरीके से आप लिटा देते हैं पेड़ों को, 30 पेड़ आपको लिटाना है, तब जाके आपको वहाँ पर जो लंबाई मिलेगी वो आपको मिलेगी रेगिस्तानी ओक की जड़ों की लंबाई मिलेगी। याद रखिएगा इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 30 पेड़ आपको याद रखना है, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए सीटेट जैसे एग्जाम में। ओके, तो याद रखना है आपको, इसकी जड़ें ज़मीन पर उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जड़ें अपनी बेसिकली गहराई में, कितनी गहराई में जाएंगी, जब तक कि इसको पानी ना मिल जाए तब तक ये अपनी गहराई में जाती रहती हैं। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। नेक्स्ट फैक्ट आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि यह पानी आपका बेसिकली यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक में जो वाटर है वो बेसिकली किस में जमा होता है, पत्तों में जमा होता है, जड़ों में जमा होता है, तनों में जमा होता है, तो आंसर विल बी तना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो पानी है वो तने में जमा होता है, किसमें, तने में जमा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो इस इलाके के लोग क्या करते हैं कि इसमें एक पतला पाइप डालते हैं, पतला पाइप डालने के बाद उस पानी को निकाल लेते हैं बेसिकली। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को कि इसमें जो पानी है वो तने में आपका बेसिकली स्टोर होके रहता है, और फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, पतला पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका गिजुभाई बदेका जी के बारे में। ये बेसिकली आपके गुजरात के थे, और गिजुभाई बदेका जी के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी मैंने आपको एक दिन पहले पक्षियों के बारे में बताया था, तो उसमें ये फैक्ट था लेकिन वहाँ रह गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पर इसको मैं कवर कर दूँ।
गिजुभाई बडेका कहाँ के थे, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके बेसिकली गुजरात के थे, याद रखिएगा। और ये बच्चों को मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लिखते थे। तो गिजुभाई बडेका जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका जो बच्चे हैं इनके लिए क्या करते थे, किस्से और कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। और उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं उसमें बेसिकली आसपास के जो पक्षी होते हैं उनके बारे में ही चर्चा होती थी। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ के थे, गुजरात के थे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो पत्र लिखते थे ये क्या करते थे बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए पत्र लिखते थे। और उनके पत्र में क्या होता था बेसिकली, तो पक्षियों के बारे में ही इसमें जो है बेसिकली आसपास के जो पक्षी हैं इनके बारे में वो बताते थे। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं। और जो भी आपका सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा है तो आप अच्छा बोल सकते हैं, कोई कमी है तो आप उसको कमी को भी बता सकते हैं कि इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस आपके कैसे बने हुए हैं इस बेसिकली जो आपके मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कौन सी आप ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन ए है आपका दीमक, ऑप्शन बी है गिलहरी, ऑप्शन सी है छिपकली एंड ऑप्शन डी है चूहा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आपका चूहा सही होगा। क्योंकि मैंने आपको दांत वाले फैक्ट में बताया है कि चूहा बेसिकली इसीलिए चीज़ों को कुतरता रहता है ताकि उसके दांत जो हैं आपके अधिक लंबे ना हो सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो रेगिस्तानी ओक के बारे में दिया गया है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है आपके पास, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी कि यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये बिल्कुल गलत है, आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी है कि इस पेड़ में तने में पानी जमा होता है और यह स्थानीय लोग जो हैं पतले पाइप का उपयोग करके इसमें से पानी पीते हैं। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई मीन जो आपका कथन 4 है वो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि कथन ए और कथन सी है ना, और कथन डी आपके सत्य है, कथन बी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सत्य होगा, ठीक है। इतना आपको चीज़ें समझ में आई। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक क्वेश्चन और यहाँ पर इंक्लूड करना है, इसको भी पढ़ लीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं, वे जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी काला और सफ़ेद, ऑप्शन डी लाल और संतरी। आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को बेसिकली काला और सफ़ेद के रूप में ही देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था ये, याद रखेंगे इतनी चीज़ें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।